मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करते हुए आज का ये क्षण दुर्लभ क्षण है जब आप एक अद्भुत कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय से उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री राम नाईक जी का स्वागत करें। माननीय अध्यक्ष महोदय कृपया शांति बनाए रखें, कार्यक्रम की गरिमा को ध्यान में रखें। पूर्व राज्यपाल महोदय का स्वागत है और मैं अनुरोध करूंगा उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव से कृपया माननीय सभापति विधान परिषद का स्वागत करें। वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी भी मंच पर विराजमान हैं। उनके स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगा प्रमुख सचिव विधानसभा से कृपया माननीय खन्ना जी का स्वागत करें। प्रमुख सचिव विधानसभा माननीय खन्ना जी का स्वागत करते हुए और हमारे बीच डॉक्टर अम्मार रिजवी उपस्थित हैं। वरिष्ठ राजनेता उत्तर प्रदेश के मैं प्रमुख सचिव विधानसभा से अनुरोध करूंगा उनका स्वागत करें। और हमारे बीच वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर इंदिवर पधारे हैं, उनके स्वागत के लिए प्रमुख सचिव विधानसभा से अनुरोध करूंगा। मित्रों, आज का ये लोक भवन में कार्यक्रम वाग देवी सरस्वती को समर्पित है, जो ज्ञान और बुद्धि की देवी हैं। आज लेखन कर्म पर आधारित ये कार्यक्रम हो रहा है। कुछ पुस्तकों का विमोचन है। तो सबसे पहले जो पहला विमोचन है वो माननीय विधानसभा अध्यक्ष द्वारा लिखित समग्र साहित्य के संकलन का विमोचन का समय है। श्री हृदय नारायण दीक्षित ने लगभग 32 पुस्तकों की रचना की है और उन सभी पुस्तकों का संकलन हृदय नारायण दीक्षित रचनावली के रूप में 10 खंडों में प्रकाशित किया गया है और इस संकलन को डॉक्टर इंदिवर द्वारा संपादित किया गया है। अब समय है इसके विमोचन का। श्री हृदय नारायण दीक्षित जी के जीवन भर की साहित्यिक धाती आपके सामने है। 10 खंडों में 32 पुस्तकों का संकलन। जी अच्छा जी, तो मैं अनुरोध करूंगा माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय से कृपया स्वागत भाषण के लिए पधारें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद उद्घोषक महोदय। आज के इस विशेष पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के अवसर पर उत्तर प्रदेश के शिखर पुरुष यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के पूर्व गवर्नर आदरणीय श्री राम नाईक जी, विधान परिषद के सभापति आदरणीय मनवेंद्र सिंह जी, विधानसभा के माननीय अध्यक्ष आदरणीय हृदय नारायण दीक्षित जी, हमारे विशेष साहित्यकार जो आज के इस अवसर पर विशेष रूप से पधारे हैं, सम्माननीय इंदिवर जी, पूर्व में कई विभागों के मंत्री रहे और बहुत इस उम्र में भी बहुत जागरूक आदरणीय डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब, प्रमुख सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी जी, विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री प्रदीप कुमार दुबे जी, मेरे समक्ष उपस्थित सभी अधिकारीगण, पत्रकार एवं छायाकार मित्रों तथा सम्माननीय बहनों और भाइयों, आज ये विशेष रूप से
पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम है। माननीय योगी जी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, कर्म योद्धा श्री राम नाईक जी। वास्तव में एक कवि ने कहा है कि कोई पद चिन्ह बनाता है, कोई पद चिन्हों पर चलता है। आदरणीय श्री राम नाईक जी जो अपना करियर एक विधायक के रूप में प्रारंभ करके 3 बार विधानसभा के सदस्य महाराष्ट्र की विधानसभा में रहे और 5 बार लोकसभा के सदस्य और केंद्रीय मंत्री रहे, और उसके बाद हमारे उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल भी रहे। और जिस प्रकार से उन्होंने पूरे 5 साल तक एक बहुत सजग और सचेत और सरकार को दिशा दिखाने वाले आदरणीय राम नाईक जी का आज के इस मंच पर हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहनों और भाइयों, तालियां बजाना मना नहीं। आज के इस अवसर पर हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदला है। किसी भी सरकार का मापदंड जनता की मानसिकता क्या है, आम आदमी क्या बोलता है, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी हम इस मंच पर स्वागत और अभिनंदन करते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय हृदय नारायण दीक्षित जी, उनकी साहित्य कला से और लेखनी से हम सभी लोग परिचित हैं। लगभग 10-12 अखबारों में लगातार उनके लेख और विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न विषयों पर उनके अपने विचार छपते रहते हैं। उनका संपूर्ण संकलन, जैसा कि अभी बताया गया कि 32 पुस्तकें उनकी छपी हैं और एक संपूर्ण एक रचनावली के रूप में आज यहाँ पर जो लोकार्पित हो गए, ऐसे प्रसिद्ध साहित्यकार और खास तौर से शिक्षाविद के रूप में और हम सबके मार्गदर्शक के रूप में उन्होंने लगातार 5 साल विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में जो हमारा मार्गदर्शन किया और विभिन्न विषयों पर बहुत छोटे छोटे वाक्यों में, अपनी विधा में, अपनी शैली में जो उन्होंने जनसामान्य को अपने लेख के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से प्रभावित किया। मैं ऐसे आदरणीय हृदय नारायण दीक्षित जी का आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे विधान परिषद के सभापति आदरणीय श्री मानवेंद्र सिंह जी बहुत लंबी यात्रा तय करके आए। पहली बार 1985 में विधानसभा के सदस्य बने थे और आज इतने वर्ष के बाद वो हमारी बहुत अच्छे तरीके से विधान परिषद में अपना दायित्व निभा रहे हैं। आदरणीय श्री मानवेंद्र सिंह जी का भी आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आदरणीय डॉक्टर अम्माल रिजवी साहब, मैं समझता हूं कि प्रदेश की पुरानी पीढ़ी उनको बहुत अच्छी तरह से जानती है। वो एक विधानसभा में तो संसदीय कार्य मंत्री के रूप में विभिन्न मंत्रालय उन्होंने संभाले, लेकिन आज भी इस उम्र में भी वो लगातार किसी न किसी विषय पर अपना वक्तव्य देकर, अपना लेख देकर और पत्रों के माध्यम से लोगों को अपने एक सिटीजन होने का, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने का लगातार बोध कराते रहते हैं। ऐसे डॉक्टर अम्माल रिजवी साहब का भी आज के इस कार्यक्रम में हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आदरणीय इंदिवर साहब जो बहुत प्रसिद्ध, बहुत मशहूर साहित्यकार हैं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में उनका भी हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप सभी का भी इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन है। बहनों और भाइयों, मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि हमारा साहित्य से जितना लगाव होगा उतनी हमारी जानकारी भी बढ़ेगी और कुल मिला के समाज को दिशा देने का काम हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं।
इसलिए विशेष रूप से आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोगों को आमंत्रित किया। हम एक बार मंच सहित अपने सभी विशिष्ट अतिथियों का, अधिकारियों का और आप सभी का स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाराणसी से पधारे हुए विशेष साहित्यकार डॉक्टर इंदिवर जी को मैं अत्यंत विनम्रतापूर्वक उनके उद्बोधन के लिए बुलाना चाहूंगा। आज के इस साहित्यिक समारोह में ज्ञान की गंगा जो बह रही है, इसमें विराजमान मंच पर उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित जी, इस प्रदेश को विकास का नया प्रतिमान देने वाले माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय इस प्रदेश के पूर्व राज्यपाल आदरणीय राम नाईक जी, डॉक्टर अम्बार रिजवी जी, सुरेश खन्ना जी और मंच पर सम्मानित साथी मित्रों, हृदय नारायण दीक्षित की पुस्तक का और माननीय राम नाईक जी की पुस्तक का विमोचन होने जा रहा है, उनकी ग्रंथावली का विमोचन होने जा रहा है। हृदय नारायण दीक्षित का व्यक्तित्व इतना विराट है कि उस पर कुछ कहना आसान नहीं है। एक छोर को पकड़ने की कोशिश होती है तो दूसरा छोर स्लिप कर जाता है। मंच पर साहित्य और ज्ञान की त्रिवेणी विराजमान है। माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय श्री राम नाईक जी। ये आज इनकी पुस्तकों को जब आप देखेंगे तो आप इस बात से परिचित होंगे कि हिंदुस्तान में भारत की जो सांस्कृतिक परंपरा है, भारतीय वाङ्मय, वेद, वेदांत, दर्शन, उपनिषद, पुराण, इसने जो हमको दिया है, जो हमारा उत्स है, उस उत्स को किस तरीके से ये महानुभाव और विशेष तौर से आदरणीय हृदय नारायण दीक्षित जी किस तरीके से इन्होंने 32 पुस्तकों के माध्यम से, और वो 32 पुस्तकें 7000 पेज में हैं, जिनका 5 वर्षों तक मैंने निरंतर अध्ययन, मनन, चिंतन करके जिसका संपादन किया है, जो 10 खंडों में ये ग्रंथावली आई है। दरअसल ये एक किताब नहीं है, ये ग्रंथावली नहीं है, और सच कहूं तो भारतीय जनता पार्टी कोई एक संगठन या राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि वह एक विचार यात्रा है। यह विचार यात्रा भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा से शुरू होती है, वेदांत से शुरू होती है, भारतीय वाङ्मय से शुरू होती है, और इस परंपरा को परिचित कराने में जिन महानुभावों का महान योगदान है, उसमें चाहे वो हेडगेवार साहब हों, चाहे वो परम पूजनीय गुरु जी हों, चाहे वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हों, इसी कड़ी में हृदय नारायण दीक्षित, योगी आदित्यनाथ जी, ये वो कड़ी है जो इस हिंदुस्तान के नौजवानों को भारत की सांस्कृतिक विरासत से परिचित करा रही है। ये ग्रंथावली केवल ग्रंथावली नहीं, बल्कि भारतीयता के ज्ञान का दस्तावेज है, जिसमें महात्मा गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, दीनदयाल उपाध्याय जैसे तमाम चिंतकों का, विचारों का आलोड़न है, चिंतन है, मनन है, और उसके समन्वय से एक ऐसा नवनीत निकाला गया है जिसको भारत की जो पीढ़ी है, आने वाली जो पीढ़ी है, युग युग तक इसमें अपने को तलाशती रहेगी, अपनी पहचान को पाती रहेगी। ये ग्रंथावली इस तरह की ग्रंथावली है।
और इस ग्रंथावली की एक बात और कहना चाहूँगा, ये संतों की वाणी का आलोड़न करके उद्भूत हुई। हिंदी साहित्य के इतिहास का आदिकाल अगर देखा जाए तो उसमें वीरगाथा काल और रासो ग्रंथों को छोड़ दिया जाए तो दर्शन की परंपरा जो है शुरू होती है गुरु गोरखनाथ से। गुरु गोरखनाथ की जो वाणी है, उस वाणी से उद्भूत जो योग और ज्ञान है, उस योग और ज्ञान का निचोड़ तत्व इस पुस्तक में, इन ग्रंथावली में विराजमान है, जो यहाँ प्रस्तुत किया गया है। मैं आखिरी बात कहना चाहूँगा, समय बहुत कम है, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत काम है। आखिरी बात कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के उत्तर भारत से शुरू हुई महान संत गोरखनाथ की जो परंपरा है, वो दक्षिण भारत तक और विशेष तौर से समुद्र के किनारे जो तमाम बड़े बड़े मठ हैं, इन मठों में उनकी वाणी के ऐसे तत्व विराजमान हैं, वो पूरा ज्ञान और योग जो है वहाँ विकीर्ण है। आवश्यकता है एक प्रोजेक्ट बना करके उस ज्ञान को संकलित करने की, उन मठों के इतिहास को देखने की, उनके महान संतों के बारे में प्रस्तुत करने की। अगर इन सारी चीज़ों को हमारा जो वैदिक वाङ्मय है, हमारा जो पुराण है, हमारा जो ज्ञान है और जो संतवाणी है, अगर इसको एक साथ हम प्रस्तुत करते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं माननीय दीक्षित जी को, माननीय राम नाईक जी को और जिन महानुभावों के भाषणों का संकलन हुआ है, सबको बधाई देते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री योगीनाथ जी से यह आग्रह करता हूं कि मेरी एक मासिक पत्रिका निकलती है शब्द बीज, मैं उन्हें भेंट करना चाहता हूं। धन्यवाद डॉक्टर इंदिवर पांडे आपके ज्ञानपूर्ण उद्बोधन के लिए। और अब समय है पुस्तकों के विमोचन का। पुस्तकों के विमोचन का समय आ गया है। सबसे पहली पुस्तक जो विमोचित होने जा रही है, जिसके बारे में संक्षेप में मैंने आपको बताया, आदरणीय श्री हृदय नारायण दीक्षित जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष की लगभग 32 पुस्तकों की रचना, इन सभी पुस्तकों का संकलन हृदय नारायण दीक्षित रचनावली के रूप में 10 खंडों में प्रकाशित और अब विमोचित होते हुए माननीय मुख्यमंत्री के करकमलों द्वारा, पूर्व राज्यपाल श्री राम नाईक जी के करकमलों द्वारा और मंचासीन सभी महानुभावों के करकमलों द्वारा माननीय हृदय नारायण दीक्षित रचनावली विमोचित होती हुई करतल ध्वनि के साथ इस समय को अपने मस्तिष्क में समेटने का समय है। बहुत धन्यवाद माननीय मंचासीन सभी अतिथियों को। इस पुस्तक के प्रकाशक तरुण पचौरी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को शॉल भेंट करेंगे और उनको आचार्य नरेंद्र देव समग्र भेंट करेंगे। इस पुस्तक के प्रकाशक श्री तरुण पचौरी कृपया तत्काल मंच पर आ जाएं, बिना एक भी क्षण गंवाए, आपके पास समय सीमित है। बहुत धन्यवाद। सामने से आए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अंग वस्त्र पहनाएंगे, शॉल पहनाएंगे और इसके अलावा आचार्य नरेंद्र देव समग्र जो इन्होंने प्रकाशित किया है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट करेंगे। आचार्य नरेंद्र देव समग्र। धन्यवाद तरुण पचौरी जी। हम समझ सकते हैं अति उत्साह है, उत्तेजना के क्षण हैं, आनंद के क्षण हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगली पुस्तक के विमोचन का समय आ गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पुस्तकालय ने जो तमाम पुस्तकें प्रकाशित की हैं, उस श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका शीर्षक है संकल्प और संजल्प। ये पुस्तक कृपया किनारे आ जाएं आप लोग। यह पुस्तक उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की राजनीतिक यात्रा के विषय में है। इस पुस्तक में उनके द्वारा विधानसभा में दिए गए वक्तव्यों का संपादित विवरण प्रस्तुत किया गया है। उत्तर प्रदेश के शासन, प्रशासन और विकास से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पर माननीय योगी जी द्वारा सदन में जो अपने नीतिगत विचार प्रस्तुत किए गए हैं, उनका इस अभिलेख में वर्णन मिल रहा है। संकल्प और संजल्प विमोचित हो रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का संकल्प और संजल्प उत्तर प्रदेश विधानसभा के शोध और संदर्भ शाखा ने यहां पर प्रस्तुत किया है। अगली पुस्तक है उत्तर प्रदेश विधानसभा में राजनाथ सिंह, सदन में दिए गए महत्वपूर्ण भाषणों का संकलन। इस पुस्तक में उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक सजग सदस्य और कर्तव्यनिष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में सदन में दिए गए उनके महत्वपूर्ण एवं सारगर्भित भाषणों का संकलन है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में राजनाथ सिंह।
विमोचित हो गई है। चौथी पुस्तक है उत्तर प्रदेश विधानसभा में कल्याण सिंह। आप जानते हैं कि श्री कल्याण सिंह प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। श्री कल्याण सिंह जी द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा में दिए गए महत्वपूर्ण भाषणों का संकलन है, जो उनके सामाजिक और राजनैतिक जीवन काल में उनके बहुआयामी व्यक्तित्व का बोध कराता है। इस समय विमोचित हो रही है उत्तर प्रदेश विधानसभा में कल्याण सिंह। ये अद्भुत क्षण है विधानसभा सचिवालय द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, जो विधानसभा अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन में और प्रमुख सचिव के निर्देशन में संपन्न हुए हैं। पांचवी पुस्तक जो अब विमोचित होने को है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में श्री राम प्रकाश सदन में दिए गए महत्वपूर्ण भाषणों का संकलन। इस पुस्तक में राम प्रकाश जी द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा में दिए गए महत्वपूर्ण वक्तव्यों के संकलन का प्रस्तुतीकरण है। लेकिन आपकी तालियां बहुत कमजोर हैं। जिस अनुपात में ये कार्य उत्तर प्रदेश विधानसभा के शोध और संदर्भ शाखा ने किया है, आपका उत्साह थोड़ा क्षीण न पड़े। और अगली पुस्तक है उत्तर प्रदेश विधानसभा में चौधरी चरण सिंह के उद्बोधन। उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक कुशल वक्ता के रूप में जी हो गया चौधरी चरण सिंह जी, उनका उद्बोधन, वह पुस्तक अब प्रस्तुत है। पांच मुख्यमंत्रियों के विषय में जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा में उन्होंने महत्वपूर्ण वक्तव्य दिए, उन वक्तव्यों पर आधारित पुस्तकों का विमोचन संपन्न होता हुआ। और अब उत्तर प्रदेश विधानसभा पुस्तकालय के शोध और संदर्भ शाखा ने एक पुस्तक छापी है, संविधान सभा में उत्तर प्रदेश से निर्वाचित सदस्यों के भाषण, उत्तर प्रदेश विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व एवं मंत्रिपरिषद में सहभागिता, उत्तर प्रदेश विधानसभा में संसदीय विशेषाधिकार और उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपालों के अभिभाषण। इन सभी पुस्तकों का विमोचन यहाँ पर मंच पर जो आसीन हमारे विशिष्ट अतिथि हैं वो कर रहे हैं। लोक भवन आज एक अद्वितीय क्षण का साक्षी बन रहा है। धन्यवाद मंचासीन सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अत्यंत विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा माननीय सभापति विधान परिषद से कृपया अपने उद्बोधन के लिए पधारें। माननीय सभापति विधान परिषद उत्तर प्रदेश। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष विधानसभा, माननीय संसदीय कार्य मंत्री उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री राम नाईक जी तथा पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश डॉक्टर अम्मा रिजवी जी, वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर इंदिवर पांडे जी, मंचासीन अधिकारीगण एवं सभा में उपस्थित समस्त सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों का मैं हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज के इस शुभ अवसर पर एक ऐसे कर्मशील व्यक्तित्व के जीवन रूपी पन्नों को पढ़ने का अवसर मिल रहा है जो जन्म से लेकर आज तक कभी रुका नहीं, कभी थका नहीं और जीवन के रण में कभी हारा नहीं। श्री राम नाईक जी का राजनीतिक और सामाजिक जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा की प्रतिमूर्ति है। आपका जन्म 16 अप्रैल 1934 को महाराष्ट्र के सांगली में हुआ। सन 1954 में पुणे के बृहन महाराष्ट्र वाणिज्य महाविद्यालय से बीकॉम तथा मुंबई के किशन चंद चेलाराम विधि महाविद्यालय से 1958 में विधि में स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त की। राजनीतिक स्तर पर आपने भारतीय जनसंघ के स्थानीय कार्यकर्ता के रूप में मुंबई के उपनगर गोरेगांव से कार्य शुरू किया। आपने महाराष्ट्र के उत्तर मुंबई निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 5 बार लोकसभा सदस्य का चुनाव जीतने का कीर्तिमान बनाया। इससे पूर्व आप 3 बार महाराष्ट्र विधानसभा बोरीवली से विधायक भी रहे। आपने जब पेट्रोलियम मंत्री के रूप में अक्टूबर 1999 में पदभार संभाला, तब आपने कुल 3 करोड़ 50 लाख गैस कनेक्शन अपने कार्यकाल में जारी करवाए। यह इस बात को दर्शाता है कि आप कितने कर्मठ एवं समाज के प्रति संवेदनशील जनप्रतिनिधि रहे हैं। कच्चे तेल के आयात की निर्भरता को कम करने के लिए पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिश्रण की योजना को लागू किया। साथ ही पेट्रोल डीजल के वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए
दिल्ली और मुंबई महानगर में सीएनजी गैस देना प्रारंभ किया। आपने अपने कार्यकाल में ही आपने रसोई के एलपीजी सिलेंडर के बदले अधिक सुरक्षित उपयोग के लिए आसान और तुलना में सस्ता पाइप गैस पीएनजी की शुरुआत की। मुंबई वालों को की नज़र में आप उपनगरीय रेल यात्रियों के मित्र के रूप में पहचाने जाते हैं। आप सच्चे अर्थों में जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि की जवाबदेही एवं पारदर्शिता की भूमिका में मतदाताओं को आप प्रतिवर्ष कार्यव्रत प्रस्तुत करते रहे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहते हुए भी आपने कार्यव्रत जारी किया। आप कार्यव्रत प्रस्तुत करने वाले भारत के पहले राज्यपाल हैं। संसद सदस्यों को निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए सांसद निधि की संकल्पना आपकी ही देन है। आपने संसद में वंदे मातरम और जनगण मन गान को प्रारंभ करवाया। आपने मराठी में गाथा संघर्षाची तथा अंग्रेजी में सागा ऑफ स्ट्रगल किताबें भी लिखीं। आप इंटरनेशनल लेप्रोसी यूनियन पुणे के अध्यक्ष भी रहे। आपने अपने जीवन के संस्मरण में भी लिखे, जो लोकप्रिय मराठी दैनिक सकाल में प्रकाशित होते रहे। बाद में यही संस्मरण पुस्तकाकार रूप में चरैवेत चरैवेत चलते रहो दिनांक 25 अप्रैल 2016 को मुंबई में प्रकाशित हुआ, जिसका लोकार्पण महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी द्वारा किया गया। तब से लेकर आज तक यह पुस्तक हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, उर्दू, संस्कृत, सिंधी, अरबी, फारसी, जर्मन भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है। यह बहुत ही गर्व का विषय है कि पिछले 2 दशकों में किसी भी राजनीतिक नेता के संस्मरणों की 10 भाषाओं में प्रकाशित होने वाली यह पहली पुस्तक होगी। मैं आशा करता हूं कि संविधान में उल्लिखित समस्त 22 भाषाओं में एवं अन्य विदेशी भाषाओं में चरैवेत पुस्तक प्रकाशित होगी। आज इस शुभ अवसर पर राजनीति के सच्चे कर्मयोद्धा रहे श्री राम नायक जी की पुस्तक कर्मयोद्धा राम नायक का विमोचन कर्मयोगी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के करकमलों से हो रहा है। हम सभी के लिए गौरवशाली क्षण है। श्री राम नायक जी की लेखनी राजनीति के क्षेत्र में कार्य कर रहे समस्त पुरोधाओं को प्रेरित करती रही है। चरैवेति पुस्तक की भांति ही यह पुस्तक भी हम सभी के मार्गदर्शक का कार्य करती रहेगी। श्री राम नायक जी अपने जीवन में कर्मयोद्धा की भांति संघर्ष करते रहे हैं और सदैव विजयी होते रहे हैं। आप 1994 में कैंसर जैसी दुस्साध्य बीमारी को मात देकर विगत 27 वर्षों से पूरे उत्साह एवं कार्य क्षमता के साथ कार्य कर रहे हैं। आप अलग कार्यशैली के व्यक्ति हैं। आप प्रत्येक कार्य में सूक्ष्मता, पारदर्शिता एवं जागरूकता के लिए जाने जाते हैं। आप 87 वर्ष की आयु में भी कठोर परिश्रम एवं पूरी तन्मयता के साथ कार्य में व्यस्त रहते हैं। हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सदैव स्वस्थ, व्यस्त एवं आनंद रहें तथा दीर्घायु हों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। चरैवेति सलाहकार समिति के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ राजनेता डॉक्टर अम्मार रिजवी हमारे बीच हैं। इसके पहले कि चरैवेति का यहाँ पर विमोचन हो, मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर अम्मार रिजवी से, कृपया अपने उद्बोधन के लिए पधारें। डॉक्टर अम्मार रिजवी। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, कर्म योद्धा राम नायक तो हमें मिले थे, लेकिन मानवेंद्र सिंह जी ने आज कर्म योगी का खिताब आपको उपाधि देकर पूरे उत्तर प्रदेश को गौरवान्वित किया है और हम सब उसका स्वागत करते हैं। मंच पर बैठे हुए हमारे सम्मानित अध्यक्ष विधानसभा, सभापति विधान परिषद, हमारे पुराने दोस्त और सहपाठी सुरेश खन्ना जी, जो एलएलएम में हमारे साथ थे, और मैं तो भाग गया था एलएलएम से, लेकिन इन्होंने एलएलएम पास कर लिया था। एक ही शिकायत इनसे है, इन्होंने कहा बुजुर्ग, अगर मैं बुजुर्ग हूं तो सुरेश जी आप भी बुजुर्ग हैं। यहाँ हमारे साहित्यकार
पांडे जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अवनीश जी और पांडे और प्रदीप दुबे जी और हम सब के गार्जियन और जिनको राज्यपाल की उपाधि से हृदयपाल बना दिया गया है, राम नायक जी, और करम योद्धा जिनके इंस्पिरेशन के ऊपर राम नायक जी ने लिखी है, वक़ार रिजवी साहब, स्वर्गीय वक़ार रिजवी साहब, उनकी धर्मपत्नी तकदीस फातिमा जी जो सामने बैठी हुई हैं, और सम्मानित उपस्थितिगण। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और मैं मानवेंद्र सिंह जी को धन्यवाद दूंगा कि चरैवती के जो फंक्शंस थे वो उन्होंने अपनी स्पीच में बता दिया आपको कि चरैवती है क्या। एक हम लोगों ने ये निश्चय किया था कि जो भी किताब लिखेंगे, जो ये किताब है इसका अनुवाद किया जाए, और विभिन्न ज़बानों में उसका अनुवाद हुआ। उसके बारे में उन्हें बता दिया, मैं उसका समय नहीं लेना चाहता। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक के हमारी चरैवती समिति की जो एक्टिविटीज़ है वो सीमित थी अनुवाद तक के, लेकिन अब हम चाहते हैं कि जो कार्यक्रम चलाए हैं राम नायक जी ने, उनको भी हम समिति के ज़रिए से, जैसे जो लेप्रोसी के खिलाफ और तमाम सब चीज़ों के खिलाफ किया है, उसमें भी इनके पूरी तरह से इनका सहयोग करें और आगे उन प्रोग्राम्स को आगे ले जाएं। यानी उसे एक थियरी से लेकर प्रैक्टिकल तक के हम उसे ले जाना चाहते हैं, वो काम करना चाहते हैं। किताब तो लिखी चरैवती राम नायक जी, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी किताब का किसके ऊपर असर हुआ, किसने कुछ किताब से सीखा, तो आप क्या कहेंगे? मैं आपको बताता हूँ कि चरैवती लिखी है आपने, लेकिन अगर चरैवती का सही प्रारूप देखना है, सही रूप देखना है, तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी को देखिए। सवेरे से लेकर शाम तक के ये चलते रहते हैं, चलना इनका काम है। अब आप पूछिए ये आपको कैसे मालूम है, आपको इनका कार्यक्रम कैसे मालूम है? सीआईडी वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम आपको कैसे पता रहता है, पूछेंगे कि कैसे मालूम है आपको। लेकिन शेर जब जंगल में चलता है तो छुपता नहीं है, सबको पता चल जाता है कि मैं इसी इलाके में 38 साल तो सरकारी आवास में रहा हूँ और अब भी उसी में रह रहा हूँ। वो मरना तेरी गली में, वो जीना तेरी गली वाला हिसाब है। सवेरे से शाम तक के कभी हमने ये नहीं देखा कि योगी जी चैन से बैठे हों। किस वक्त ये सोते हैं, किस वक्त खाते हैं, किस वक्त लोगों से हर वक्त मिला करते हैं, प्रदेश के विकास की बात करते हैं। तो करम योगी जी आपको मिले, करम योद्धा जी, और आपको चरैवती की जो सही तालीम है, शिक्षा है, उसको मानने वाला भी मिल गया है। तो मामला सर्किट जो है वो पूरा हो गया। मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि समय है बहुत कम। वो उर्दू का एक शेर है कि उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतज़ार में। तो संबोधन में थोड़ा समय चला गया और थोड़ा समय इसमें ख़त्म हो जाएगा। हमारे माननीय अध्यक्ष बहुत किताबें लिखते हैं। एक किताब हम भी इनका तर्जुमा करवा रहे थे, उसका अनुवाद करा रहे थे। अजय सिंह, स्वर्गीय अजय सिंह उसको कर रहे थे, हमारी चरैवती के मेंबर थे। दुर्भाग्य से इस कोरोना में उनका भी स्वर्गवास हो गया, लेकिन हम उनकी भी कुछ किताबें चरैवती के अंदर करवाएंगे उसका अनुवाद। दीक्षित जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, और दीक्षित जी का ऐसा आदमी तो होना मुश्किल है। आप समझिए ये जर्नलिस्ट भी हैं, ये साहित्यकार भी हैं, ये पॉलिटिशियन भी हैं, ये बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और फिल्मों से इनको बड़ा लगाव है। तो वही मैं कहूँगा दीक्षित जी, यूँ तो हमने लाख हंसी देखे हैं पर तुमसा नहीं देखा। अब आखिरी बात ये कह रहा हूँ मैं कि मैंने जैसा कहा कि समय बहुत कम है, कि माननीय राम नायक जी ने ये जो चरैवती, ये जो करम योद्धा लिखी, इसका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो थे वो हमारे स्वर्गीय वक़ार रिजवी साहब थे, जो दुर्भाग्य से इस कोरोना महामारी में वो हमसे बिछड़ गए। इस कोरोना ने तो न मालूम कितने घर उजाड़ दिए। और मैं बधाई देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी,
आपने जिस प्रकार से, जिस वीरता से, जिस निडरता से, जिस हिम्मत से और जिस साहस से कोरोना का मुकाबला किया है बीमारी का, वो पूरे प्रदेश में नहीं पूरे विश्व के लिए एक मिसाल है। माननीय आत्म प्रकाश जी, आप मिश्रा जी, आप संचालन कर रहे हैं, घबरा रहे होंगे कि मैं कुछ समय ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और मैं एक बात बताऊँ आपको, भारतवर्ष जो है वो पूरी दुनिया की आबादी जो है 1/6 वो भारतवर्ष में रहती है। उत्तर प्रदेश में भारतवर्ष की 1/6 आबादी रहती है और इस तरह से उत्तर प्रदेश सारे संसार का जो है वो 6वां प्रदेश हुआ। और मैं उस 6वें मुल्क के मुख्यमंत्री से 2 मिनट का समय जो है वो ले लूँगा। तो इस वजह से मिश्रा जी आप घबराए नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी मुझे 2 मिनट का समय दे देंगे। तो ये जो इस वक्त स्थिति है वो इतनी गंभीर थी कि ज़माने ने मारे जवां कैसे कैसे, ज़मी खा गई आसमां कैसे कैसे। वक़ार रिजवी साहब मरहूम ने ये कहा कि अभी तक के राम नाईक जी लिखते आए हैं और हम पढ़ते आए हैं, और अब हम ये देखें कि दूसरे क्या लिखते हैं राम नाईक जी के बारे में, इस पर कुछ न कुछ होना चाहिए। सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या, यानी दुनिया में दूसरे लोग क्या कहते हैं, कहती है खल्क़ खुदा तुझको गायबाना क्या, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं ये तो सुनो। ये था उनका निश्चय, और उसको इत्तेफाक से, दुर्भाग्य से, हमारी बदकिस्मती से वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन राम नाईक जी को मैं बधाई देना चाहूँगा, उनकी शराफत और इंसानियत को के सामने हमारा सर झुकता है कि जो उन्होंने कहा था वक़ार ने, वो राम नाईक जी ने स्वयं पूरा किया है। इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको याद होगा 29 जुलाई 2019 को इसी सभागार के अंदर आपने राज्यपाल श्री राम नाईक को विदाई दी थी। एक यहाँ पर फंक्शन हुआ था, फेयरवेल फंक्शन, एक ऑनर दिया गया था माननीय राम नाईक जी को। आज 2 साल 5 महीने 5 दिन के बाद आप राज्यपाल को नहीं बल्कि कर्म योद्धा का स्वागत कर रहे हैं इसी जगह पर। और आखिरी बात कह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी कि आज से 4 महीने के बाद इसी सभागार में अगर आप अनुमति देंगे और इसी जगह पर चरैवती की तरफ से हम दूसरे टर्म के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी का यहाँ पर स्वागत करेंगे। ये हमारा आश्वासन नहीं है, ये जनता का आश्वासन है। ये आपके विकास आपका बोल रहा है, ये आपका त्याग बोल रहा है, और जो ये आप दिन रात लगे हुए हैं, चरैवती चला जाता हूँ हंसता खेलता। शेर है दीक्षित जी, आपको तो शेर बहुत पसंद है। चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, यानी ज़माने में चाहे जितनी भी दिक्कतें आए, दुश्वारियाँ आएँ, कठिनाइयाँ आएँ, हमें चिंता नहीं है। चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानियाँ हों तो ज़िंदगी दुश्वार हो जाए। ये है हमारे योगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। शुक्रिया डॉक्टर अम्मार रिजवी। देखिए, मैं योगी जी के वो भूल गया था, ये फंक्शन जो है इसमें योगी जी ने जो टीम बनाई थी, श्री अवनीश अवस्थी जी की, प्रदीप दुबे जी की और नवनीत सहगल जी की, इस टीम ने 3-4 दिनों के अंदर ये पूरा कार्यक्रम किया है। मैं चरैवती कमेटी की तरफ से, आप सब की कमेटी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि उनके पास ऐसे लोग मौजूद हैं, अवनीश जी जैसे, प्रदीप जी जैसे और तमाम सब कि जिन्होंने इसको किया। हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार और आभारी हैं। धन्यवाद। हम बहुत आभारी हैं डॉक्टर अम्मार रिजवी के, जिनका शायराना उद्बोधन हम सबने सुना और 12 बार बीच में तालियां बजाईं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब। अब समय है कर्मयोद्धा राम नाईक के विमोचन का। चरैवेती के विभिन्न अनुवादित भाषाओं के पुस्तक के लोकार्पण कार्यक्रमों में जिन महानुभावों ने वक्तव्य दिए हैं वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। चरैवेती पर आधारित कर्मयोद्धा राम नाईक आपके सामने विमोचित हो रही है। यह अद्भुत क्षण है
एक पूर्व राज्यपाल, शायद पहली बार लखनऊ में ये इतिहास बन रहा है, उत्तर प्रदेश की सरजमी पर ये पूर्व राज्यपाल वापस लखनऊ लौटते हैं और यहाँ कर्म योद्धा राम नाईक पुस्तक का विमोचन होता है। बहुत हल्की तालियां आपकी हैं। हम कार्यक्रम के अंतिम क्षण में पहुंच रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा उत्तर प्रदेश के माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय से, श्री हृदय नारायण दीक्षित जी से, कृपया अपने उद्बोधन के लिए पधारें। श्री दीक्षित जी। देश के कोने कोने सभी क्षेत्रों में अपने कर्म और दृष्टिकोण के कारण यशस्वी उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति, हमारे बहुत पुराने मित्र माननीय मानवेंद्र सिंह जी, बहुत आक्रामक प्रीति और प्यार लेकर यहाँ काम किया उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल आदरणीय राम नाईक जी, इंदिवर पांडे जी, डॉक्टर अम्मार रिजवी, जिनका अभी शायराना भाषण आप लोगों ने सुना। हम लोग मिलकर काम करते हैं, ऐसे हमारे मित्र और वरिष्ठ राजनेता उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री माननीय श्री खन्ना जी, इस व्यवस्था में, कार्यक्रम की व्यवस्था में हम लोग विधानसभा में जब जब बैठते थे तो हमारे प्रत्येक अवरोध में जहाँ कहीं कठिनाई थी वहाँ सहयोगी के रूप में काम किया, जिन्होंने ऐसे अवनीश अवस्थी जी, मंच पर विराजमान अन्य महानुभाव और बहुत पीछे तक खड़े बैठे कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए सभी प्रिय और आदरणीय बंधु, मुझे मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता मालूम है, इसलिए मैं कोई समय नहीं लूँगा। एक स्वागत करने का हमारा मन है कि मैं सबका स्वागत करूं और अपनी बात भी कह दूं। इस दृष्टि से भारतीय चिंतन में शब्द को ब्रह्म कहा गया है। ये बात महाभारत में व्यास ने कही। बाइबिल में कहा गया कि सृष्टि निर्माण के पहले शब्द था, इट वाज लोगोस फर्स्ट, ये बाइबिल का वाक्य है। ऐतरेय उपनिषद में कहा गया कि सबसे पहले हिरण्यगर्भ था और उस हिरण्यगर्भ के फूटने से जो सबसे पहली बात निकली, पहली वस्तु निकली, वह वाणी थी। ऋग्वेद में वाणी पर अलग से सूक्त है कि वाणी सबको धारण करती है, धरती को, आकाश को, पर्वत को, वन को, उपवन को, समाज को, सबको वाणी धारण करती है। शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। पुस्तकें शब्द सत्ता की अभिव्यक्ति है और हम लोगों के प्रवचन, भाषण, बातचीत, कथन, उपकथन, गपशप, ये भी सब वाणी के कारण संभव होते हैं, संपन्न होते हैं।
इस सबके बीच पतंजलि ने एक नई बात कही और वो बड़ी सुंदर है, उसी को बताकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त कर दूंगा। पतंजलि ने कहा कि शब्द एक है, एक ही शब्द, वो जहाँ जहाँ बैठता है वहाँ वहाँ अर्थ नया हो जाता है। किसी शब्द का अर्थ हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ये पतंजलि की मान्यता है। इसलिए शब्द की बैठकी पर ध्यान देना चाहिए कि वो शब्द कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था, उसका पहला श्लोक ही है अथ शब्दानुशासन, कि अब हम शब्द के अनुशासन में जाते हैं। तो जैसे पतंजलि ने अनेक उदाहरण दिए कि शब्द जहाँ बैठेगा उसके अनुसार अपना अर्थ देगा, वैसे प्रत्येक शब्द का एक सार्वजनिक अर्थ होता है। लेकिन महाभाष्य के अनुसार शब्द अपनी स्थिति के अनुसार नया अर्थ देता है। देश में इस समय और हम लोगों के प्रदेश में इस समय दो शब्द चलते हैं चर्चा में। ट्रेन में, छोटी सी चाय की दुकान में, बड़े से होटल में, यात्रा में, घर बैठे, किसी भी रूप में, किसी भी स्थिति में दो शब्दों की सत्ता गतिशील है। पहला शब्द है मोदी जी और दूसरा शब्द है योगी जी। और ये शब्द इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण से लैस है कि स्थान बदलने के बावजूद प्रत्येक नए अर्थ की गरिमा महिमा और ज्यादा आकर्षित करने लगती है। जैसे कोई वाक्य हम बना रहे हैं और उस वाक्य में हम मोदी जी का, योगी जी का नाम जोड़ दें, तो योगी जी का नाम देखते ही जो माफिया तत्व हैं वो डर जाएंगे, घर में घुस जाएंगे, भाग जाएंगे। जरूरी नहीं है कि जहां भाग रहे हैं वहां योगी जी हों। योगी जी का शब्द, योगी जी एक शब्द भी हैं, एक पर्सनालिटी भी हैं, संत भी हैं। तो जैसे ही ये शब्द कहीं निकलेगा तो वहां माफिया तत्व भाग जाएंगे। यह शब्द अपने स्थान के कारण अनेक रूपों में उपस्थित होता है। जब सत्ता संचालन की बात आती है तो सर्वोच्च शासक के रूप में, आदरणीय शासक के रूप में योगी जी का नाम सार्वजनिक रूप में सर्वत्र लिया जाता है। कहीं ऐसा नहीं कि जहां इनका नाम न चलता हो। हम एक सांस्कृतिक भावबोध से जुड़ने वाले अगर किसी नेता का नाम, एक नाम लेना चाहें उत्तर प्रदेश में, जो भारतीय संस्कृति, भारतीय रीति, भारतीय प्रीति, भारतीय नीति, भारतीय विचार, भारतीय प्रतीति, इन सबका एक साथ एक जगह पर दिव्य रूप हो, ऐसा रूप और नाम मैं फिर दोहरा दूं कि वो योगी जी हैं। और उनका आमतौर पर जो स्वभाव है उसमें गतिशीलता है और पता नहीं लगता इन दिनों कि कितने बजे ये कालिदास मार्ग आए और कितने बजे फिर पहुंच गए, वो जौनपुर पहुंच गए, फिर पश्चिम में पहुंच गए, फिर पूरब में पहुंच गए, फिर उत्तर में पहुंच गए, दक्षिण में पहुंच गए। तो ये शरीर तो पहुंच जाते हैं किसी भी जिले में, लेकिन जो इनके नाम का शब्द है योगी, ये पूरे उत्तर प्रदेश में घर घर चला करता है। और हमारा सौभाग्य है कि वह हमारा बहुत सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। यह कार्यक्रम उनकी व्यस्तता के कारण बन नहीं पा रहा था और हम लोग इस पर विचार कर रहे थे 7-8 महीने से, लेकिन फिर अब की बार बैठे, समय मिला और हमने बहुत जल्दी एक पर्ची बना दी
कि ये किताबें विधानसभा की हैं, ये किताबें, एक किताब हमारी है जो संकलन है हमारे ही लेखों का, और सचिवालय में बिक्री केंद्र का उद्घाटन कर दीजिए। योगी जी ने कहा बना लीजिए कार्यक्रम। कार्यक्रम बना। मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम क्षणों में से यहां दिए गए समय की तुलना में ज्यादा समय दिया है। मैं जल्दी जल्दी किताबों के बारे में बता दूं। उत्तर प्रदेश विधानसभा की हमारी लाइब्रेरी और हमारा वहाँ का शोध, ये प्रदीप दुबे, रमेश जी ऐसे अधिकारियों के संचालन में चलता है। मैं विधानसभा अध्यक्ष होकर आया तो मेरे मन में कई नई किताबों की बात चली, लेकिन उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो मेरे लिए थी, उत्तर प्रदेश से देश की संविधान सभा में अनेक महानुभाव चुने गए थे। उनके भाषण वह हमारे पुरखे हैं, तो उनके भाषणों का संकलन, फिर जैसा आप विदित हो गए हैं, कल्याण सिंह जी के विधानसभा में भाषण, राजनाथ जी के विधानसभा में भाषण, राम प्रकाश जी के, चौधरी चरण सिंह के विधानसभा में भाषण, ऐसे तमाम भाषण हम लोगों ने इकट्ठे किए, उन पर किताब बना दी। लेकिन जब योगी जी के भाषणों का संशोधन परिवर्तन का काम आया तो वो बड़ा अद्भुत था। और फिर एक अलग से सुंदर किताब, जैसे योग साधना के कारण वह स्वयं भी बहुत सुंदर प्रतीत होते हैं, और ऐसी ही वो पुस्तक बनाने का प्रयास किया गया। और प्रदीप दुबे जी ने, हमारे पुस्तकालय की शाखा ने बहुत परिश्रम किया और ऐसी किताबें आई। योगी जी ने समय दिया, मैं अनुग्रहित हूँ। अब एक लाइन में जो मेरे नाम से किताब आई है मैं उस पर चर्चा कर दूं। हमारे देश में स्वाधीनता के बाद कुछ वामपंथी सेकुलर तत्वों ने भारतीय संस्कृति की निंदा करने का योजनाबद्ध अभियान चलाया, और यह अभियान ऐसा था कि राष्ट्रवादी आहत होते थे और अनेक नई मान्यताएं वो लोग थोप रहे थे, जैसे भारत की संस्कृति एक नहीं है, दो है, जैसे भारत का कोई इतिहास नहीं, जैसे भारत की कोई स्थिति नहीं है, जैसे भारत में राष्ट्रवाद का गठन अंग्रेजों के माध्यम से हुआ आदि। ऐसे भारत को अपमानित करने वाले अभियान, उसको पढ़ते पढ़ते मेरे मन में आज से 20-25 वर्ष पहले ये आया कि इनकी सारी बातें काट देनी है। इसलिए दर्शन शास्त्र पढ़ना पड़ा, इसलिए योग सूत्र पढ़ने पड़े, इसलिए और तमाम किताबें पढ़नी, कोई 5-6 हज़ार किताबें पढ़नी पड़ी। तो मेरा लेखन उस अभियान का हिस्सा है कि भारतीय संस्कृति दुनिया की श्रेष्ठतम संस्कृति है और हम लोक मंगल चाहते हैं विश्व का। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके है हमारे यहाँ पुराणों में। तो लोक मंगल से प्रतिबद्ध है यह संस्कृति। उसी के लिखते 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 तमाम किताबें बन गई, उनकी संख्या भी बहुत बड़ी हो गई। मैं तो अपने विचार के लिए लिख पढ़ रहा था, लेकिन उसी में लोग मुझे विद्वान कहने लगे, और विद्वान होने का मजा कोई और होगा मैं नहीं जानता, लेकिन विद्वान बताए जाने का लोगों ने कहा कि आप बहुत विद्वान हैं, हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। भीतर भीतर खुश हो गए, बाहर हमने कहा अरे यार ऐसा नहीं। तो उसी में से अनेक पुस्तकें, और मैंने वेदों से संबंधित पुस्तकें माननीय योगी जी को भी भेंट की और माननीय नायक जी को भी। हमारा सौभाग्य है कि नायक जी भी इस कार्यक्रम में अपनी एक किताब लेकर उपस्थित हैं, और उनको याद होगा कि उस नायक जी की किताब की भूमिका भी संभवतः हम ही ने लिखी, उसका एक बड़ा अध्याय है।
तो आज एक ऐसा समागम है जहां पर देश के सबसे बड़े राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के साथ हम सब लोग बैठे हैं। उनके परामर्श के कारण उत्तर प्रदेश की विधानसभा में रात्रि के सत्र भी हुए हैं, गांधी जी की जयंती पर सत्र हुए हैं, अनेक काम हमने उनके साझे, उनके परामर्श से, उनके मार्गदर्शन में किए हैं। हमारी शुभकामना है, आपकी भी शुभकामना होगी कि जो चुनाव आ रहे हैं आसन्न, उनमें योगी जी अपने नेतृत्व में उनका विजय अभियान सफल हो। सभी देव शक्तियां उन्हें आशीष दें और वह उत्तर प्रदेश के, भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के अग्रणी नेता और नेता सदन फिर से बने। हमारी शुभकामना। मेरा ख्याल हमने समय ज़्यादा नहीं लिया, लेकिन सुनने वालों को लगता होगा ज़्यादा लिया, इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जो लोग सामने बहुत पीछे तक बैठे हैं और बहुत दूर से आए हैं, मैं उनके प्रति आदर भाव, श्रद्धा भाव व्यक्त करता हूं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय, आपके विद्वत्तापूर्ण वक्तव्य के लिए। अभी कुछ क्षणों पूर्व आपके समक्ष कर्मयोद्धा राम नाईक नामक पुस्तक का विमोचन हुआ। उस पुस्तक के प्रकाशक आनंद लिमये जी महाराष्ट्र से हमारे बीच उपस्थित हैं। वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान कर रहे हैं। कर्मयोद्धा राम नाईक के प्रकाशक श्री आनंद लिमये। अद्भुत। और अब मैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक कर्मयोद्धा राम नाईक के लेखक, उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री राम नाईक जी को उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। कृपया पधारें। उत्तर प्रदेश के माननीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की हवा मुझ पर असर कर रही है। मुंबई से जब आया तो मेरा आवाज़ बिल्कुल साफ था, अब यहाँ आया तो लगता है कि थोड़ा बिगड़ गया। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, विधान परिषद के सभापति माननीय कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, विधानसभा के उपाध्यक्ष माननीय श्री नितिन अग्रवाल जी, कर्मयोद्धा के प्रस्तावना लिखने वाले और विधानसभा के अध्यक्ष माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी, वरिष्ठ साहित्यकार माननीय इंदिवर पांडे जी, सरबती चरैवती सलाहकार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अम्मार रिजवी जी, वकार रिजवी की धर्मपत्नी फातिमा जी, अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी जी, प्रमुख सचिव विधानसभा के प्रदीप कुमार दुबे जी, कर्मयोद्धा राम नाईक के प्रकाशक आनंद लिमये जी, साहित्य प्रकाशन के इस अपूर्व और अभिनव संगम में आए हुए भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, नया वर्ष 2022 अभी अभी प्रारंभ हुआ है। हम तीसरे दिन पर ही हैं।
ऐसे नवे वर्ष के प्रारंभ के समय पर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। कोरोना की भीषण महामारी हम सब ने देखी है, दुनिया ने देखी है, और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई और यहाँ के जनता को भी अभिनंदन देना चाहता हूँ कि ये नया जो कोरोना का एक स्वरूप आ रहा है, उसके पहले यहाँ कोरोना के केवल 90 पेशेंट रहे हैं। और मैं जिस प्रदेश से आता हूँ, जब उत्तर प्रदेश के 90 पेशेंट यहाँ रह गए थे, तो हमारे यहाँ 30,000 से ज़्यादा कोरोना के पेशेंट रहे। तो इस प्रकार से कोरोना पर एक जीत उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सबने लड़ी है, लोगों ने लड़ी है, और इसलिए उत्तर प्रदेश के जनता को मैं अभिनंदन देना चाहता हूँ। अब दूसरा दुश्मन आ रहा है, अब उसका नाम ओमाइक्रॉन है। अब क्या क्या नाम आते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि ये दुष्ट कितना भी आए, आखिर उसका भी पहले जैसे अंत किया गया, वैसे इसका भी अंत उत्तर प्रदेश सबसे जोरदार ढंग से करेंगे, और उसके लिए भी मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। उल्लेख हुआ कि मैं 2 वर्ष के पहले यहाँ पर एक कार्यक्रम के लिए आया था। 23 दिसंबर 2019 को आया था, और उसकी याद मुझे इसके कारण है कि मैं कुष्ठ पीड़ितों में काम करता रहा, और कुष्ठ पीड़ितों में काम करते करते ये जो आवास की योजनाएं थी, उस आवास की योजना में विशेष तौर पर कुष्ठ पीड़ितों के आवास देने चाहिए, इस प्रकार का आग्रह मैंने योगी जी को किया था। और उसके बाद मैं जब यहाँ से आखिर के दिन जा रहा था, और मुझे वो विदाई देने के लिए आए थे हवाई अड्डे पर, तो मैंने उनको ये कहा था कि वो कुष्ठ पीड़ितों का आवास जब बनेंगे और उनको जब आप चाबी देंगे तो आप मुझे बुलाएंगे, तो मैं आना चाहूँगा, आने में मुझे प्रसन्नता होगी। और उसके कारण और उन्होंने मुझे कहा हाँ मैं बुलाऊंगा। अब राजनेता तो आश्वासन देते हैं, कितना कौन कैसे पालन करता है वो सब लोग देखते रहते हैं, लेकिन योगी जी ने मुझे बुलाया और मैं इस कार्यक्रम में सहभागी हो गया। आश्वासन की परिपूर्ति करने के लिए सारे देश में आज योगी जी की बहुत प्रशंसा हो रही है, मैं भी इसमें शामिल हूँ। महाराष्ट्र में संत तुकाराम करके एक बहुत प्रसिद्ध संत हो गए, और मराठी में उन्होंने ये अम्मा रिजवी जैसे मैं ज़्यादा बातें कह नहीं पाऊँगा कविता में, लेकिन तुकाराम महाराज ने एक 2 पंक्ति का एक छंद जैसा, और उसमें उन्होंने कहा कि बोले तैसा चाले, बोले तैसा चाले, त्याची वंदावी पाऊले, यानी जो जैसा बोलता है वैसा करता है, तो उसके चरण छूना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। मुझे लगता है कि आज उत्तर प्रदेश की जनता को ये एहसास होता होगा कि 5 साल में योगी जी बोले क्या और उन्होंने क्या किया, उसका दर्शन अपने सामने हो रहा है। और मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक विशेष बात भारत के राजनीति में हो रही है, और भारत की राजनीति में इस प्रकार का बड़ा देश और उस प्रकार का आने वाले चुनाव के इसमें ये कार्यक्रम
ये तो मेरे दृष्टि से चुनाव का कार्यक्रम नहीं है, एक अभिनव साहित्य का संगम के तौर पर, लेकिन साहित्य भी राजनीति से अलग नहीं है, राजनीति भी उसका एक भाग है। और इसलिए आज कर्मयोद्धा राम नाईक, ये किताब की जन्म कथा में आपको बताना चाहता हूँ। और मेरे ग्रंथ पुस्तक चरैवती का अब 11 भाषाओं, मूल मराठी में 11 भाषा में उसका अनुवाद हुआ, यह भी बताया गया। लेकिन ये बात दोहराने में मुझे थोड़ा आनंद भी आता है कि मराठी में पुस्तक, और मैं कोई वैसा लेखक नहीं हूँ, लेकिन मेरे संस्मरण केवल, लेकिन उसका हिंदी में अनुवाद होना, उर्दू में अनुवाद होना, फिर दूसरा हो गया, तीसरा गुजराती है, चौथा अंग्रेजी है, पांचवा सिंधी है, संस्कृत छठवा है, अब फिर उसके बाद असमिया भाषा है, उसके बाद तमिल भाषा है, और विदेश की भी 3 भाषा है, जर्मन है, अरबी है, फारसी है। इतना ही नहीं तो दुनिया में शायद पहले दफे कोई एक राजनेता का जो अंध होते, दृष्टिहीन होते हैं, उनको पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि में पुस्तक बनते हैं। तो ये ब्रेल लिपि में भी मराठी, हिंदी और अंग्रेजी ऐसे 3 भाषाओं में मिला। और इस भूमिका में यह चरैवती एक किताब और उसका लिखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। तो ये किताब जो कर्मयोद्धा राम नाईक है, यह किताब उसके आधार पर बना हुआ है। ये इसका लेखक मैं नहीं हूँ, मैं खुद को कर्मयोद्धा राम नाईक कहूँ तो उसका मैं लेखक नहीं है, लेकिन इसकी 2-3 विशेषताएं हैं और वो मैं आपको थोड़ा परिचय करा देना चाहता हूँ, ताकि आपको भी लगे कि घर में जाने के बाद शांति से ये किताब पढ़ना चाहिए। उसका जो दूसरा खंड है, वह दूसरे खंड में ये कार्यक्रम जहाँ जहाँ हुए वहाँ का कार्यक्रम का मुख्य वक्ता, तो उसमें राष्ट्रपति है, कहाँ मंत्री वे मुख्यमंत्री है, कहाँ राज्यपाल है, ऐसे मुख्य वक्ता का भाषण, उस भाषा के किताब को जिन्होंने प्रस्तावना लिखी है, उस प्रस्तावना का भी हिंदीकरण, और जिन्होंने अनुवाद किया है, अनुवाद करना ये बड़ी मुश्किल बात होती है, और जिन्होंने अनुवाद किया उसका क्या मंतव्य है, ये उसके दूसरे खंड में है। और तीसरे खंड में उर्दू भाषा और हिंदी मिश्रित इस प्रकार के उर्दू के जानकार ऐसे जो लेखक हैं, उनके लेख है। ये 22 लेख है, और ये 22 लेख जिनका उल्लेख अभी हुआ, और मैं तफसील से ज़रूर उसका उल्लेख करना चाहूँगा कि ये 22 लेख जो है उसमें मान्यवर साहित्यिक है, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स है, उर्दू यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स है, पत्रकार है, ऐसे 22 लोग हैं। उसमें मुनव्वर राणा है, शारिफ रुदौलवी है, अनवीर जलालपुरी है, प्रोफेसर असीमा जमानी है, इस प्रकार के लोगों के लेख है। और ये मैंने दूसरा, तीसरा और पहला खंड जो है वो पहले खंड में हम सब के परिचित, और लखनऊ के लोगों के तो अधिक परिचित, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भाषण है। अटल जी के वक्त भाषण आपने तो बहुत सुने होंगे, लेकिन वो अटल जी का भाषण है जब मुझे 1994 में कोरोना हुआ था, और कोरोना से मैं ठीक हो रहा था। तो जब मिलने के लिए मुझे आए थे तो उन्होंने कहा कि वो मुझे रामभाऊ कहते थे, रामभाऊ जब आप बाहर निकलना प्रारंभ होगा तो जो कार्यक्रम होगा उसमें मैं भाषण करने के लिए आऊँगा। तो अटल जी का उस समय का एक बहुत प्रसन्न इस प्रकार का भाषण है। और वैसे ही उप प्रधानमंत्री जो रहे लाल कृष्ण आडवाणी, अब मुझे जब 75 साल पूरे हुए थे, अब उल्लेख हो गया मेरा 87 चल रहा है,
तो 75 मतलब 12 साल के पहले लालकृष्ण आडवाणी जी उस कार्यक्रम में आए थे, उनका भी भाषण। ये मुझे राजनीति में किस प्रकार से काम करना चाहिए, समाज में किस प्रकार से काम करना चाहिए, इसके मार्गदर्शक मेरे जीवन में रहे और मैं जो भी कुछ हूँ वो उनके कारण हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। अब ये मैंने आपको जो बताया, मुझे थोड़ा आंकड़े से बात बताना एक आदत है, कहिए बीकॉम हो गया हूँ, इसके लिए भी हो सकता है। ये सारे कार्यक्रमों में अब तक 2 राष्ट्रपतियों का भाषण हो गया, एक उपराष्ट्रपति का हो गया, एक प्रधानमंत्री का हो गया, एक उप प्रधानमंत्री का हो गया, 2 लोकसभा अध्यक्ष का हो गया, 4 मुख्यमंत्रियों का हो गया, 4 केंद्रीय मंत्रियों का हो गया, 3 राज्यपाल और 1 सांसद। इस प्रकार से 19 लोगों के इसमें भाषण है। शायद जैसे चरैवेति इतनी भाषा में प्रकाशित हुआ है, मुझे लगता है यह भी एक रिकॉर्ड होगा कि एक किताब के प्रकाशन में 19 लोग इस प्रकार के आकर उन्होंने अपने विचार रखे। वह विचार आपको इस किताब में पढ़ने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये किताब की संकल्पना मेरी नहीं है, ये संकल्पना है वजारखरी। और ये संकल्पना इसमें से आई कि मुझे मेरा कार्यकाल समाप्त होने के पहले 4-5 महीने मुझे आकर मिले और उन्होंने कहा कि मैं आपको एक तोहफा, आप जाएंगे अभी 4-5 महीने के बाद, तो जाने के पहले एक तोहफा देना चाहता हूँ। मुझे बोला मुझे क्या तोहफा? तो उन्होंने कहा कि देखिए, आप जब यहाँ आपकी नियुक्ति की खबरें अखबारों में आ गई तो राम नाईक पक्का आरएसएस वाला है, जनसंघ का संगठन मंत्री रहा है, भारतीय जनता पार्टी मुंबई का अध्यक्ष रहा है, फिर 5 बार लोकसभा में रहा, अलग पेट्रोलियम रेल का मंत्री रहा। इस प्रकार का आदमी आ रहा है तो ये इनका व्यवहार कैसा होगा? क्योंकि राज्यपाल आने के पहले भी राज्यपाल के बारे में चर्चा होती रहती है और फिर कुछ लोगों ने उसके बारे में संदेह व्यक्त किए थे। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों के मन में ऐसे संदेह थे, लेकिन अब 4-5 महीने बचे हैं तो ऐसा कुछ कहा 5 साल में दिखाई नहीं दिया कि जिस पर कोई अंगुली आपके ओर देखेगा और कहेगा देखो इसमें इस प्रकार से वो काम करते हैं, इस प्रकार से काम करते हैं। तो मैं कुछ उर्दू लेखकों से आपके ये व्यवहार के बारे में और मेरे व्यवहार के बदले में ये चरैवेति ने आपका जो जीवन व्यवहार लिखा है उस पर उनकी समीक्षा लेने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बोला भाई आपका सुझाव अच्छा है, लेकिन मुझे वो स्वीकार्य नहीं है। और मुझे स्वीकार्य इसलिए नहीं है कि मुझे अभी 4-5 महीने यहाँ काम करना है। मैं जब तक हूँ तब तक आपने यदि ये काम किया तो कुछ लोग आपको भी कह सकेंगे, मुझे भी कह सकेंगे। देखो जाने वाले हैं तो जाते जाते राज्यपाल से कुछ पाए, एडवर्टीजमेंट पाए या और इस प्रकार का कुछ पुरस्कार पाए, इसके लिए क्या? मैंने बोला जब तक मैं राज्यपाल हूँ तब तक मैं इस प्रकार का कोई भी स्वीकार नहीं करूँगा। और उसमें एक ही अपवाद हुआ और वो अपवाद भी था कि पहले दफ़े योगी मुख्यमंत्री जी के नाते सरकार की ओर से इसी हॉल में मेरा अभिनंदन हुआ। वो केवल एक ही अपवाद था कि जिसके कारण मुझे खुशी भी है। लेकिन मैंने उनको कहने के बाद फिर 5-6 महीने के बाद उन्होंने लोगों से जो इकट्ठे लेख किए थे वो डमी पुस्तक बनाते हैं ना, तो डमी पुस्तक बनाकर वो मेरे पास लेके आए। देखिए आपने उस समय पर कहा था कि मैं नहीं, लेकिन अभी तो हो गया आपको 5-6 महीने, तो ये किताब प्रकाशित करना चाहिए। मैंने बोला भाई प्रसन्नता है, लेकिन थोड़ी चर्चा करें हम। तो फिर मुझे लगा कि भाई जिस पर चरैवेति पर जैसे ये समीक्षा वाले लोग लिखेंगे तो थोड़ा बड़ा आकार करे, तो बाकी के जो मुख्य वक्ता के नाते प्रस्तावना लिखने वाले आए थे उनका भी ये बात उसमें आए तो और अधिक अच्छा होगा। और फिर ये हो गया तो मैं क्यों ऐसा कैसा बना, ये भटकाने वाले अटल जी और आडवाणी जी का कुछ आया तो होगा, तो उनको कल्पना अच्छी आई और इसलिए उनकी कल्पना से यह पुस्तक बनाया है। और जैसा होता है कोरोना से कई लोग अच्छे लोग भी गए और उसमें दुर्भाग्य से मई महीने में उनका
निधन हुआ। तो फिर किताब प्रकाशन करने वाले वो थे, सब संग्रह करने वाले वो थे। तो मैंने कहा कि भाई उनके मन की जो आकांक्षा थी, कल्पना थी, तो फिर वो नहीं कर पाए तो मैं पूरी करूँगा। और मैंने वो पूरी की, और ये पूरी की हुई उसको ही मैं क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, कब वापस देना उसको, समर्पण। देखिए कभी कभी मराठी आदमी को भी समर्पण ये शब्द मराठी में भी है, लेकिन याद नहीं आया। तो समर्पण उनको ही मैं ये किताब कर रहा हूँ, और मुझे इसकी बड़ी प्रसन्नता है कि इस प्रकार का किताब ऐसे मान्यवरों के इसमें प्रकाशित हो पाया। जो हमारे प्रकाशक है आनंद लीमे जी, वह भी ऊपर आकर अभी गए हैं। और कोरोना के बाद व्यवहार शुरू होता है, उसमें कई बातें अच्छी हुई है, कभी कई बातें खराब हुई। उसमें से एक हुआ है कि जो कागज है, वो कागज की कीमतें लगभग 50% बढ़ी है जिस पर किताब प्रिंट होता है। तो ये किताब की कीमत लगभग 1200 रुपया, और 1200 रुपया कीमत है, आपको बाहर मिलेगी। तो जैसा होता है कि जिस दिन वो प्रकाशित होता है उसके लिए खास जो ग्राहक होते हैं, लेते हैं, उनको वो 1000 रुपये में देते हैं। तो 1000 रुपये में वो किताब आपको जाते समय बाहर मिल भी सकता है। 1000 रुपया देना आसान होता है, 1200 लेना तो फिर चेंज एक्सचेंज करने में बड़ी तकलीफ होती है। वो तकलीफ भी आपकी न हो। इसलिए मैं दिवंगत आत्मा के तौर पर और जैसे उनके परिवार को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये कल्पना उनको अच्छी लगी। चरैवेती के सलाहकार समिति के अध्यक्ष, देखिए इसमें विदेशी सभा में जर्मन, अरेबिक और फारसी में जो अनुवाद हुआ, वह ये समाज समिति के अध्यक्ष ने और बाकी सदस्य ने जो परिश्रम किए, नहीं तो अरेबिक और फारसी में अनुवाद होना ये बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो भी हुआ। ऐसे अम्मार रिजवी के ज़्यादा से ज़्यादा तालियां लेने वाला भाषण उन्होंने किया है, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हृदय नारायण दीक्षित जी ने इस पुस्तक की प्रस्तावना या प्राकथन लिखा है, और इतना साहित्य, समग्र साहित्य, मैं तो देख के दंग हो गया। कल जब मैंने देखा कि भाई क्या क्या, इसका एक ही कारण है, वो आप उस प्रकार से करना नहीं है कारण, नहीं तो आप भी साहित्यिक बन जाओगे। इतने साहित्यिक बनेंगे तो उतना अच्छा नहीं होगा। वो केवल रोज रात को 2 बजे तक, 3 बजे तक लिखते रहते हैं, और फिर जैसा होता है 9 बजे 10 बजे उठते हैं। अब ऐसा आप नहीं करना, लेकिन उन्होंने जो साहित्य का निर्माण किया है वो अपने आप में, और उनकी प्रस्तावना इस किताब को मिली है। देखिए साहित्यिक भी मुद्दे की बात कितने कम शब्दों में लिख सकते हैं, और चाहे तो विस्तार भी करते रहते हैं, लेकिन उनका इसमें जो प्रस्तावना है उसका केवल शीर्षक मैं आपको बता देता हूँ उनके ही शब्दों में। चरैवेती में राम नाईक ने अपने जीवन यात्रा का सारा मधु निचोड़ कर रख दिया है, और मैं इतना ही कहूँगा कि वह जो मधु है वो आपको देने के लिए ये कर्मयोद्धा राम नाईक ये किताब बना है। इसलिए दीक्षित जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। कोरोना चला गया, लेकिन दूसरा आ रहा है, होते हुए कितने लोग यहाँ आएंगे, ऐसा एक मेरे मन में संदेह था, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आप श्रोतागण भी यहाँ पर आए हैं, और इसलिए आप सबको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। मैंने मुख्यमंत्री योगी जी का नाम जानबूझकर नहीं लिया, क्योंकि वो आखिर का नाम लेना चाहिए इस भूमिका में, और इतनी उनकी व्यस्तता है। मैं फिर उनको मैंने कहा कि वो बोले शाम को सब जगह पर रोज कार्यक्रम लगते हैं, मैं जा रहा हूँ, कैसे शाम को समय निकाले। मैंने शाम को नहीं निकाले तो सुबह निकालिए। सुबह निकाला तो सुबह का
1 घंटे का कार्यक्रम, लेकिन सुबह मैंने कहा कि चलेगा, 1 घंटा है तो 1 घंटे में होगा। अब मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि उसमें दीक्षित जी ने भी अपना नंबर लगाया और इसके पुस्तक भी उन्होंने जोड़ दिए, जो इतने, हाजी अच्छा ही बोल रहा हूँ ना, ये अंतिम है, इसमें 1 मिनट लगेगा समाप्त करने में। तो ऐसे अति व्यस्त होने के बाद भी मुख्यमंत्री जी ने समय निकाला और यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है। उनको मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ और भविष्य के लिए भी उनको शुभकामनाएं देता हूँ। उत्तर प्रदेश के विकास के काम के लिए, हाँ जी, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जो संदेश चरैवती का है वह हमेशा पहले से ही चला रहे हैं, लेकिन यह चुनाव के लिए जो उनकी चरैवती होगी उसमें सारा समाज जुड़ जाएगा और मुझे विश्वास है फिर से वह मुख्यमंत्री के नाते हम सबको देखने के लिए मिले और ये चरैवती यूं ही बरकरार रहे। और इसलिए शुभास्ते पंथा करके मैं योगी जी को शुभेच्छा देता हूं और फिर आप सबको फिर एक बार धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद माननीय श्री राम नाईक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रचना और लेखन कर्म को समर्पित आज के इस कार्यक्रम में अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को। साहित्य संगम से जुड़े हुए आज के इस कार्यक्रम में अपनी विशिष्ट उपस्थिति के लिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुनः पधारे प्रदेश के पूर्व राज्यपाल माननीय श्री राम नाईक जी, विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री हृदय नारायण दीक्षित जी, सभापति विधान परिषद माननीय कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी संसदीय कार्य तथा वित्त विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता डॉक्टर अम्बार रिजवी जी, वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर इंदिवर पांडे जी, अपर मुख्य सचिव गृह शिवनेश कुमार अवस्थी जी, प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप कुमार दुबे जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी साहित्य के प्रेमी और उपस्थित भाइयों बहनों, आज का कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रदेश के हमारे पूर्व राज्यपाल आदरणीय राम नाईक जी की आत्मकथा चरैवेती के जो विभिन्न संस्करण निकले हैं, उन संस्करणों पर आधारित कर्मयोद्धा राम नाईक पुस्तक का यहाँ पर अभी विमोचन हुआ है। चरैवेती पुस्तक
लगभग 11 भाषाओं में आ चुकी है और जिसने भी उस पुस्तक को देखा है वह सार्वजनिक जीवन में हो, पारिवारिक जीवन में हो या जीवन के किसी भी क्षेत्र में कार्य करता है, कैसे जीवन को सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाना चाहिए, उन सब के एक सार्थक प्रयास पुंज है चरैवेति चरैवेति। और यही कारण रहा है कि अलग अलग भाषाओं के अलग अलग संस्करण चरैवेति चरैवेति के निकले हैं। आज इस पुस्तक कर्मयोद्धा रामनाईक का विमोचन का कार्यक्रम यहाँ पर इस लोक भवन में संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए प्रदेश के अपने पूर्व राज्यपाल माननीय श्री रामनाईक जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उनका स्वागत करता हूँ। कर्मयोद्धा रामनाईक के रूप में आज भी उनकी जो जीवंतता है और जिस सक्रियता के साथ वह अभी भी न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि समाज जीवन के प्रत्येक पहलू पर गहरी पेठ रखते हैं, मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूं कोई स्वस्थ रहें, दीर्घजीवी हो और उनका मार्गदर्शन इसी प्रकार से प्राप्त होता रहे, ये मेरी कामना है। इसके साथ ही यहाँ पर अब अभी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रकाशन की ओर से तमाम अन्य पुस्तकों जिसमें विधानसभा के हमारे माननीय अध्यक्ष और वरिष्ठ साहित्यकार श्री हृदय नारायण दीक्षित जी की हृदय नारायण दीक्षित रचनावली को हम लोगों ने यहाँ पर देखा है, उसका भी यहाँ पर विमोचन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। न केवल वैदिक वांग्मय पर बल्कि समसामयिक विषयों पर भी जो बेबाक टिप्पणी माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी ने समय समय पर की है और देश काल और परिस्थिति के अनुरूप अपने साहित्य को समाज के अनुकूल और युग के अनुकूल बनाने का कार्य किया है, अत्यंत अभिनंदनीय रहा है। और यही कारण रहा है कि उनकी लेखनी को लोग बहुत पसंद करते हैं। एक अच्छा लोगों का उस लेखनी के प्रति, उन स्तंभ लेखन के प्रति उनका एक रुझान रहा है। यह आज हृदय नारायण दीक्षित रचनावली के माध्यम से साहित्यकार डॉक्टर इंदिवर पांडे जी ने उसका संकलन किया है, आज उसका भी विमोचन हुआ है। मैं इस अवसर पर डॉक्टर हृदय नारायण दीक्षित जी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनके स्वस्थ और दीर्घजीवी होने की कामना करता हूं। प्रदेश के वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्रियों के विधानसभा में भाषण के संकलन का भी कार्यक्रम हुआ है। विधानसभा सचिवालय ने माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम किया है। वास्तव में शब्द हमारी परंपरा में ब्रह्म का प्रतीक माना गया है। शब्द ब्रह्म है तो स्वाभाविक रूप से वह शाश्वत भी होगा और शाश्वत है तो सत्य भी होगा। अक्सर हमारी जो संसदीय लाइब्रेरी होती है उसमें बड़ा संकलन होता है, लेकिन लोग देखते नहीं क्योंकि उसको पलटना पड़ेगा, उनको वहां तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन जब अलग अलग राजनेताओं के या व्यक्तित्वों के भाषणों को संकलित करके हम लोग अलग अलग पुस्तकाकार रूप देकर के
उन्हें सजो करके रखेंगे तो अपनी रुचि के अनुरूप एक ही जगह एक व्यक्ति के अलग अलग विषयों पर भाषण जानने का अवसर प्राप्त होगा। और मैं आभारी हूं कि मेरा तो अभी ये 5वां साल चल ही रहा है, लेकिन मेरे भाषणों को भी उन्होंने 5 साल के अंदर विधानसभा के अंदर जो भाषण मैंने दिए उसका भी संकलन विधानसभा सचिवालय में किया है। मान्यवर कल्याण सिंह जी के, मान्यवर राजनाथ सिंह जी के, मान्यवर राम प्रकाश जी के और मान्यवर चौधरी चरण सिंह जी के भाषणों का भी संकलन करके अलग अलग पुस्तकाकार रूप देकर के विधानसभा सचिवालय के पुस्तकालय की समृद्धि के साथ साथ नए सदस्यों के लिए, राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में रुचि रखने वाले शोधार्थियों के लिए और सार्वजनिक जीवन में उत्तर प्रदेश की सामाजिक आर्थिक गतिविधियों पर नजर रखने वाले लोगों के लिए ये सभी ग्रंथ व्यापक शोध के विषय हो सकते हैं। ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। मैं विधानसभा सचिवालय को इसके लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा। इसके साथ ही यहां पर विधानसभा में उत्तर प्रदेश से निर्वाचित सदस्यों के भाषण और उत्तर प्रदेश विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व और मंत्री परिषद में उनकी सहभागिता से संबंधित भी साहित्य का संकलन होने के साथ ही उसका भी विमोचन का कार्यक्रम हुआ है। ये वास्तव में बहुत रुचिकर संकलन हुआ है और यह अनेक प्रकार से प्रेरणादायी होगा वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए, क्योंकि यह संकलन जब हो चुका है तो यह विधानसभा की प्रॉपर्टी बन गई है और विधानसभा की प्रॉपर्टी के रूप में इस पर हमें समय समय पर नए नए शोध के लिए और इस दिशा में नए कार्य समाज विज्ञानियों के लिए, राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के लिए, इस क्षेत्र के जो हमारे नए छात्र हैं उन सब के लिए भी एक रुचिकर विषय होगा। और मैं इसके लिए विधानसभा सचिवालय को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इस प्रकार के बृहद संकलन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। मित्रों, आज यहां पर माननीय राम नाईक जी आए हैं। राज्यपाल के रूप में उनके कार्यकाल को उत्तर प्रदेश वासियों ने देखा है और ये मेरा सौभाग्य है कि संसद में भी मुझे उनके सानिध्य में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं देखता रहा हूं कि उन्होंने सदैव एक दृष्टि दी। हम लोग जब सांसद बने थे तो हम लोगों को बोला जाता था कि राम नाईक जी ने अपने सांसद निधि से ये काम किया है, आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। देश की संसद में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत यह संसद के अंदर गाया जाना चाहिए और हर एक सदस्य के लिए अनिवार्य होना चाहिए। इस परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य हो या फिर बंबई को मुंबई कहा जाए और इलाहाबाद को प्रयागराज कहा जाए, यह भी महत्वपूर्ण सुझाव उनके रहे हैं। तिलक जी ने लखनऊ में कहा था 100 वर्ष पहले 1916 में कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा। इस पर लखनऊ में कार्यक्रम होना चाहिए। यह कार्य भी जब 17 में हमारी सरकार आई थी तो इस कार्यक्रम को भी हम लोगों ने किया था और तिलक जी के परिवार के सदस्यों को हम लोगों ने यहां बुलाया था। बड़ा बृहद कार्यक्रम हुआ था। या फिर किसी भी राज्य को अपनी स्थापना दिवस के कार्यक्रम को आयोजित करना चाहिए, क्योंकि वो इसके इतिहास के साथ जुड़ता है और इतिहास को विस्मृत करके कोई आगे नहीं बढ़ सकता। उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस का कार्यक्रम 24 जनवरी है, यह आयोजित होना चाहिए। माननीय राम नाईक जी उसके प्रेरणा पुरुष रहे हैं। आज वे हमारे बीच में हैं। कर्मयोद्धा राम नाईक, ये नई पुस्तक पिछले भाषणों का संकलन के साथ ही उनके दूरदर्शिता का भी एक सजीव चित्रण हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। मैंने जो उदाहरण आपके सामने दिए इसलिए दिए हैं कि कर्मयोद्धा राम नाईक में क्या होगा और ये सब उसके हिस्से होंगे। चरेवेती के साथ साथ कर्मयोद्धा राम नाईक में भी इसका उल्लेख अवश्य होगा। आप अवश्य इसको देखें, इसको जानिए और अपने उन महापुरुषों के बारे में जानने का प्रयास होना चाहिए जिन्होंने समाज निर्माण में, राष्ट्र निर्माण की
प्रवर्तमान अभियान में अपना योगदान किया है। मैं एक बार फिर से माननीय राम नाईक जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। वे उत्तर प्रदेश में आए हैं, उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी ने, मैंने पहले भी कहा, वे एक जाने माने साहित्यकार हैं, अपनी विशिष्ट रचना धर्मिता के लिए विख्यात रहे हैं। समाचार पत्रों में उनके स्तंभ लेखन को पढ़ने का सौभाग्य आप सब में से अधिकतर लोगों को प्राप्त हुआ होगा, लेकिन मैं देख करके ताज्जुब कर रहा था। डॉक्टर श्री हृदय नारायण दीक्षित जी एक सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म लिए। उनकी लेखनी उनकी विद्वता को प्रदर्शित करती है, लेकिन मुझे आश्चर्य होता था जब मैं गांव में, उन्नाव में कभी कोई आंदोलन होता था पिछले 5 वर्षों के अंदर मैंने देखा, और समाज का सबसे छोटा अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति की ओर से जब आवाज आती थी कि अगर दीक्षित जी कह देंगे तो हम इस बात को मान जाएंगे, मैं कहता था भाई ऐसी क्या बात है। तब मुझे पता लगा कि जब वो अपने सार्वजनिक जीवन में उन्होंने प्रवेश किया था तो लड़ाई उनकी चली थी भूमिहीनों को भूमि देने और भूमिहीनों को उसका अधिकार उपलब्ध करवाने की उस लड़ाई के साथ स्वयं जुड़े थे। एक बड़ी बात होती है कि एक साहित्यकार एक समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की भी चिंता कर रहा है और उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। एक अभिनंदनीय प्रयास है। आज के इस अवसर पर मैं उनकी इस संकलन के साथ ही उनके साहित्य के प्रति लगाव, समसामयिक विषयों पर उनके आलेख और समाज को निरंतर जीवंत बनाए रखने के लिए उनकी प्रेरणा निरंतर मिलती रहे, इस बात को लेकर के मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि स्वस्थ और दीर्घजीवी हों और निरंतर समाज का मार्गदर्शन करते रहें। मैं एक बार फिर से आज के साहित्य संगम कार्यक्रम में उपस्थित अपने सभी समागत अतिथियों को, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपना उद्बोधन दिया है, अपनी उपस्थिति दर्ज की है, उन सबको मैं एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मैं आज के कार्यक्रम के धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं प्रमुख सचिव विधानसभा श्री प्रदीप कुमार दुबे को। पूरे देश में उत्तर प्रदेश की यह पहली विधानसभा है जहां पर इस प्रकार के साहित्य का प्रकाशन हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में मैं इस कार्यक्रम में हम लोगों का प्रोत्साहन करने के लिए अपने व्यस्ततम समय में समय निकालकर आने के लिए, यहाँ भाग लेने के लिए, हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को नमन करते हैं। इस साहित्य सृजन में माननीय मुख्यमंत्री जी के जो वक्तव्य हैं सदन में, उनमें जो प्रवाह, उनमें जो तारतम्यता है, उससे प्रेरणा मिली है और उसी को देख के हम लोगों ने ये सोचा कि अन्य माननीय नेता सदन के भी भाषणों का संकलन किया जाए। वर्तमान परिवेश में, राजनीतिक परिवेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के जिस तरह के वक्तव्य सदन में हम लोग सुनते रहे हैं या सुना है, सचिव के रूप में हमने जो देखा है, उसमें चूंकि आजकल इस बात की चिंता है कि संसदीय आचरण के प्रति जो चिंता जाहिर हो रही है, उसको संसदीय गरिमा को पुनर्प्रस्तावित करते हुए उन्होंने एक नया आयाम, नई ऊंचाई दी है संसदीय परिवेश में। इसके लिए भी हम उनको नमन करते हैं, उनकी प्रेरणा के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी एक कुशल प्रशासक तो हैं ही, उसके साथ भी उनके विवेक से विधानसभा और विधायिका को भी संवर्धन मिला है। और हम ये कहेंगे कि वो तुलसीदास जी के उस कथन के जीवंत उदाहरण हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल माननीय श्री राम नाईक जी यहाँ उपस्थित हैं। ये विधानसभा के सचिव के रूप में विधानसभा के कार्यक्रम में हम लोगों का सौभाग्य है। उनकी सूक्ष्म और परिपूर्ण कार्यशैली के हम लोग सब कायल हैं और उससे हम लोग प्रेरणा लेते हैं और हम लोग सदैव उनका यहाँ उत्तर प्रदेश में स्वागत करते हैं। आपण दिलेल्य शुभेच्छांशा स्वीकार, मनापासून स्वीकार करो, मनापूर्वक आभार। माननीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में ये सभी साहित्य का सृजन हुआ है।
ब्रिटेन की संसद में, खासतौर से हाउस ऑफ कॉमन्स में एक समय ये था जब शेक्सपियरियन स्कॉलर्स वहाँ के स्पीकर्स हुआ करते थे। वो इसलिए जिससे कि सदन का आदर प्राप्त कर सकें और सदन की कार्यवाही संचालित हो सके। हमारे देश में लोकसभा में माननीय महाबलंकर जी ने उस श्रृंखला को आगे बढ़ाया। माननीय अध्यक्ष जी ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उसी श्रृंखला, उसी प्रतिनिधित्व को स्थापित किया है जो कि संवैधानिक योजना के लिहाज से अध्यक्ष के प्रति, अध्यक्ष के आसन के प्रति स्थापन हुआ है। उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में नए कीर्तिमान गढ़े हैं, हम उनको नमन करते हैं। उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री जी कल शाहजहांपुर में थे, हमने उनसे अनुरोध किया, वो रात्रि में यहाँ पे आए और इसके लिए मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ। इस साहित्य के सृजन में उन्होंने भी बराबर हमें समय समय पर योगदान दिया है, इसके लिए हम उनके आभारी हैं। डॉक्टर अम्मार रिजवी यहाँ के संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं, जिसके उनके संसदीय कौशल के बारे में हम सब लोग सुनते रहते हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन में भी हमको सुझाव दिए, उन्होंने मार्गदर्शन दिया, मैं उनका भी आभारी हूँ। डॉक्टर इंदिवर पांडे ने माननीय अध्यक्ष जी के इस साहित्य की इस रचनावली का संपादन किया है और उन्होंने यहाँ पे शोभा बढ़ाई है, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। इस कार्यक्रम के आयोजन में अपर मुख्य सचिव श्री अवनीश अवस्थी जी शुरू से बराबर हम लोगों के साथ रहे, उनका सहयोग रहा, उनका भी मैं आभारी हूँ। इसके अतिरिक्त श्री नवनीत सहगल, श्री जेपी सिंह प्रमुख सचिव संसदीय कार्य और राजेश सिंह जी प्रमुख सचिव विधान परिषद का भी बहुत बड़ा इसमें आभार मैं व्यक्त करता हूँ। उन्होंने किया विधान परिषद के माननीय सभापति जी के पास जब मैं गया इस कार्यक्रम में सहभागिता के लिए, उन्होंने सहर्ष स्वीकृत दी और कार्यक्रम में विशेष रुचि दी, उनके संरक्षण के लिए मैं उनके प्रति ऋणी हूँ। इसके अतिरिक्त सदन में विराजमान विशाखा जी और लिमय जी का भी मैं आभारी हूँ कि वो यहाँ पे उन्होंने शोभा बढ़ाई यहाँ पे आके। और अंत में मैं जो महानुभाव यहाँ उपस्थित हैं मीडिया बंधुओं का आभारी हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को संवर्धन प्रदान किया। श्री आत्म प्रकाश जी के संचालन की हम प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद।